बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स सेकंड ईयर, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होने जा रहा है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, इस पे गौर कीजिएगा। आज का हमारा पहला टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत इजी सी बातें हैं। क्लास 10 में हम ये टॉपिक पढ़ के आ चुके थे। चलें इस टॉपिक को दोबारा पढ़ते हैं। सबसे पहले दो तरह की मोशन है, आपने इनको तैयार करना है। डेफिनेशन लिख लीजिएगा अपने पास। पीरियोडिक मोशन, any motion which repeats itself after a fixed interval of time। डेफिनेशन लिखे समझाते हैं। any motion which repeat itself after a fixed interval of time, any motion which repeats itself after the fixed interval of time, सर ऐसी तमाम मोशंस जो एक मखसूस टाइम के बाद दोबारा रिपीट होती हैं। 10th क्लास का भी ये टॉपिक है, आता है। एनी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। एक मखसूस टाइम के बाद वही मोशन दोबारा रिपीट हो, उसको हम क्या कहते हैं? मेरे नजदीक पीरियोडिक मोशन की सबसे अच्छी एग्जांपल दिन और रात का आना है। सूरज एक अपने मुकर्ररा वक्त पे आ रहा है, वापस जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। हर वो मोशन, जैसे आप मौत के कुएं में बंदा बाइक चला रहा है, इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। आप यहाँ पे खड़े हुए, ये पूरा मौत का कुआं है, तो वो आपके पास पहुंचने में, मिसाल के तौर पे ये सर्कल कवर करने में वो 1 सेकंड, आप यहाँ पे खड़े हुए, वो बाइक वाला यहाँ से आता है, यहाँ पे आके 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड। इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एक पीरियड के हिसाब से, एक टाइम के हिसाब से, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के हिसाब से वो मोशन बार बार रिपीट हो रही है। फिक्स, अब देखे ना, रात होती है, सर्दियों की बात लाता, अभी गर्मियों में हमारे पास चांद मतलब सूरज उतर जाता है। आप फर्ज करते हैं मुझे सब सौंप कर सूरज उतर जाता है पानी में। सूरज जब उतरता है तकरीबन 6:30 बजे के बाद सूरज आपको गायब होता देखते हैं। जैसे सूरज उठता है तो रात पड़ना, आस्ता आस्ता अंधेरा आना शुरू हो जाता है। तो ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये काम हो रहा है। ठीक है, इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। फिर ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। डेफिनेशन लिखिएगा। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इट्स कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। मिसाल देता हूँ बड़ी अच्छी। आप में से बहुत सारे लोग ना, वो कश्ती वाला झूला होता है, ठीक है, वो कश्ती वाला झूला, तो उसमें आप लोगों ने बैठा है, बहुत सारे लोग बैठे होंगे। ये फॉर एग्जांपल, ये आप उसकी स्ट्रिप है ऊपर वाली, और वो झूला ऐसे जाता है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। अब देखिएगा वो टू एंड फ्रो मोशन जो उसकी हो रही है ना, ये उसकी मीन पोजीशन है। इसके इर्द गिर्द ही है। यहां से झूला इधर तक जाता है, यहां से फिर यहां से इधर आता है, यहां से फिर ये टू एंड फ्रो मोशन है, पंखे का चलना। अबाउट इट्स मीन, अपने मीन पोजीशन में गिर्द घूम रहा है। इट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इस मोशन को क्या कहते हैं? मतलब बॉडी, ये मैं यहाँ पे, अब इसकी अच्छी मिसाल हमारे पास आगे आ रही है। ये पेंडुलम की मिसाल दे दें। घड़ी के नीचे पेंडुलम लगा होता है, ठीक है। पेंडुलम यहां से, मतलब यहां जाता है, फिर यहां, ये उसका मीन पोजीशन ये है, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पे जाता है, फिर मीन पे, मीन से होता हुआ इस एक्सट्रीम पे, इस एक्सट्रीम से होता हुआ इस मीन पे, फिर इस एक्सट्रीम पे, ठीक है। इट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और बड़ी प्यारी बात लिख लें, लिखिएगा, एवरी एवरी पीरियोडिक मोशन, एवरी पीरियोडिक मोशन is not oscillatory, is not oscillatory, but every oscillatory motion, but every oscillatory motion is periodic। बड़ी प्यारी बात है जी,
कहता है हर पीरियोडिक मोशन जो है ना वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखें, लाजमी नहीं है कि ये जो आपके पास पीरियोडिक मोशन हो रही है, आपके पास ये यहां से जाता हुआ ये अपने मीन पोजीशन गिरते तो नहीं घूम रहा ना। ये मोशन एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद तो हो रही है, लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है, टू एंड फ्रो नहीं है। टू एंड फ्रो का मतलब जैसे कश्ती चल रही है तो सूरज भी तो या चांद उसी तरह तो नहीं चल रहा ना, वो तो एक अपने सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है। सर्कुलर पाथ पे मूव होना और एक स्ट्रेट लाइन में मूव होना, इसमें फर्क है। बच्चा झूला झूल रहा है, बच्चे का झूला झूलना क्या है? आपके पास ऑसिलेटरी मोशन। वो पीरियोडिक मोशन तो मतलब पीरियोडिक मोशन वो हो सकती, मैंने कहा कि हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होती, बट हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक। बच्चा यहां से जाते हुए 1 सेकंड यहां तक लगा रहा है, फिर बच्चा झूला झूल के यहां से जाता है तो 1 सेकंड, अपने मीन पोजीशन से यहां तक 1 सेकंड, जब वापस आता है तो 1 सेकंड, इस एक्सट्रीम पे जाता है 1 सेकंड, फिर यहाँ पे आता है। इसी तरह कश्ती की मिसाल ले लें, यहां से यहां तक जाती है 1 सेकंड, वापस यहां तक आती है 1 सेकंड, यहां जाती है फिर 1 सेकंड यहां आती है। तो मतलब फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में हो रही है। ऑसिलेटरी मोशन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में हो रही है, लेकिन पीरियोडिक मोशन आपके पास फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं होती है। ये याद रखिएगा, ये इसका एक बड़ा पॉइंट का पत्ते का पॉइंट है। समझ आ गई बात की? ये डेफिनेशन। अगली आप हेडिंग लिख लीजिए अपने पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की हेडिंग है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी possessed by a restoring force। लिख लीजिए, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी possessed by a restoring force which is directly proportional to the displacement from mean position। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, बच्चे चीजें ज्यादा समझिए, कोशिश करें चीजों को समझे, रटे नहीं मारे। डेफिनेशन लंबी चौड़ी लिखने का कोई मकसद नहीं है। बात समझ ना आई तो फिर पूरा टॉपिक किसी काम का नहीं है। बात समझ गए तो आपके पैसे पूरे हो जाने, ठीक है। बजाय इसके कि मैं लंबी चौड़ी लंबी तावीलें लिखवाऊं, उसका ना मुझे कोई फायदा ना आपको कुछ फायदा, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी possessed by a restoring force which is directly proportional to the displacement from the mean position। और इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल, एक तो हम पेंडुलम वाली आगे पढ़ेंगे, मोशन ऑफ अ पेंडुलम। जो पहली एग्जांपल हम पढ़ने जा रहे हैं, मैस, हेडिंग दीजिएगा मैस अटैच विद स्प्रिंग। क्या हेडिंग दीजिएगा? मैस अटैच विद स्प्रिंग। इधर देखिएगा, मैस अटैच विद स्प्रिंग। ये बात समझ गए तो बस आपको पूरा टॉपिक कवर अप हो जाना है। मैंने मैस के साथ स्प्रिंग को अटैच कर दिया। किसको अटैच किया? स्प्रिंग को। और स्प्रिंग की मोशन कौन सी है? पीरियोडिक या ऑसिलेटरी है? कौन सी मोशन है? स्प्रिंग की मोशन कौन सी है? पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन है ना जी, ऑसिलेशंस हैं, टू एंड फ्रो मोशन है। कैसे? अभी मेरी बात सुनना। स्प्रिंग, मेरे पेन से आप स्प्रिंग निकालें, आपको आसानी समझ आ जाएगी। ये आपके पास स्प्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन थी, ये उसकी क्या है, बस बात समझेंगे, कहानी यहाँ ही खत्म कर जाऊंगा। ये मेरे पास मीन पोजीशन है, ये मेरे पास स्प्रिंग पड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा स्प्रिंग है। ये मीन पोजीशन पे सर, इसको अभी कोई परवाह नहीं है, इसके साथ कोई छेड़ नहीं रहा, इसके अंदर अभी कोई मौजूद फोर्स नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने इस स्प्रिंग साहब के साथ, इस स्प्रिंग को मैंने यहां से पकड़ा, इधर देखना, इस स्प्रिंग को मैंने यहां से पकड़ा, खींच के कहां तक ले आया, यहाँ। इस स्प्रिंग को खींचा और खींच के इतना ले आया जितना ये नीचे वाला स्प्रिंग नंबर बी आया हुआ है। इस स्प्रिंग को खींच के यहां तक ले आया। तो आपका क्या ख्याल है, जब आप स्प्रिंग छोड़ेंगे तो यही रहेगा? नहीं, आपका जवाब होगा सर ये वापस एकदम अपनी इस जगह पे नहीं जाएगा, पहले छोटा होगा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, पहले थोड़ा सा छोटा होगा,
फिर इस तरह मोशन करते 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 एक वक्त आएगा कि अपनी मीन पोजीशन पे जाके, मिसाल देता हूँ, झूला बच्चे का लेना, बच्चा झूला झूल रहा है, आप उसको एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ें, बच्चा इधर जाएगा जाएगा जाएगा, एक वक्त आएगा कि वो जाके अपनी मीन पोजीशन पे रुक जाएगा ना, झूला रुकेगा ना, कश्ती रुकेगी ना। क्यों रुकेगी? कि वहां पर रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाती थी? खत्म। हमारी भी ये रिस्टोरिंग फोर्स, इस स्प्रिंग के पास रिस्टोरिंग फोर्स आई कहां से? आपने जब इस स्प्रिंग को खींचा ना ऐसे पकड़ के, इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स रिस्टोर होगी, आपकी फोर्स थी अप्लाइड फोर्स। आप बोली फोर्स का नाम था अप्लाइड फोर्स, जो आपने इसको खींचने के लिए इस्तेमाल की। लेकिन जब आपने इसको छोड़ा तो इसके अंदर फोर्स एक स्टोर हो चुकी थी। आपने बच्चे का झूला ऐसे ला के, झूला बच्चा स्टिल ऐसे था ना, झूले में मौजूद था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चे का स्विंग है, झूला है, बच्चा झूले में मौजूद था, आपने स्विंग को लाया यहां तक, यहां लाके छोड़ा, यहां लाके झूला छोड़ा, आपका क्या हाल है? झूला वापस जाके यहां रुकेगा? नहीं, यहां से किधर जाएगा? इधर, फिर इधर, इधर। वो एक और मिसाल देता हूँ यार, वो बचपन में नहीं, वो स्टेप्स वाला झूला खाते होते थे हम, ठीक है। आपकी सहेली आपको या दोस्त ऐसे धक्का देता था, ऊपर जाके पीछे से हट जाता था झूला, ऊपर जाता था, फिर नीचे, वो वापस उस जगह पे तो नहीं रुकता था ना फौरन, कि जहां से वो शुरू हुआ था। तो आपने कभी सोचा, उसने तो आपको ऊपर लेके गया, वो रिवर्स फोर्स कहां से पैदा होगी? आपके माइंड में कभी ख्याल आया कि आपका झूला यहां से चलना शुरू हुआ, आपके दोस्त ने धक्का दिया आपको ऊपर की तरफ, लेकिन जब वो इधर पहुंचा यहां नहीं रुका, यहां से वो पीछे की तरफ भी गया। दैट मीन्स कि एक ऐसी फोर्स थी जो आपकी अप्लाइड फोर्स की वजह से पैदा हुई है। कौन सी फोर्स? अप्लाइड फोर्स। इसी तरह जब मैंने स्प्रिंग को खींचा, ये यहां पे आया, और जब मैंने इसको छोड़ा, छोड़ के ये 3 4 5 6 से वाइब्रेशन ली, पहले यहां तक गया, फिर इधर होते 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 एक वक्त आया, पेन से स्प्रिंग निकाल के एक्सपेरिमेंट करके देख लें, एक वक्त आया फिर अपनी मेन पोजीशन पे जाके रुका। इसी तरह मैंने इसको यहां पे खींचा था, इसके अपोजिट फोर्स रिस्टोर होगी, उसको रिस्टोरिंग फोर्स का नाम दिया। अब इसी को मैं अगर दबाऊंगा, इसी स्प्रिंग को मैं दबाऊं अगर, तो क्या बस दबाऊंगा तो उधर ही जाकर रुक जाएगा? नहीं रुकेगा ना। स्प्रिंग को जब मैं दबाऊंगा, स्प्रिंग वापस अपनी जगह पे आएगा, लेकिन अपनी जगह पे आने से पहले वो बड़ा होगा, फिर छोटा, बड़ा छोटा करते 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 एक वक्त आएगा जब उसकी फोर्स खत्म हो जाएगी। कौन सी फोर्स? जो मैंने अप्लाई की थी, और मेरी अप्लाइड फोर्स किसकी इक्वल थी? रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब साबित होता है, साबित क्या होता है कि आप जो फोर्स अप्लाई करते हैं ना, वो किसके बराबर हो जाती है? रिस्टोरिंग फोर्स के। आपने तो रिस्टोर नहीं की, आपने फोर्स को अप्लाई किया, लेकिन उसके अंदर फोर्स पैदा होगी, उसके अंदर फोर्स। समझ आ रही है बात की? तो साबित क्या होता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बस में डेरिवेशन शुरू हो रही है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट के। एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब सर? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब मेरी बात सुने, अगला पॉइंट लिखने से पहले इधर गौर करें। मैंने झूले को पकड़ के छोड़ा, यहां पे झूला गया, जब यहां से उतरा तो इधर नहीं रुका, वापस पीछे वाली साइड पे गया। दैट मीन्स कि फोर्स जो मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी? माइनस एक्स के, क्योंकि मेरी डायरेक्शन थी इधर, मैंने उसको क्लॉकवाइज या मैंने उसको फॉरवर्ड खींचा था, रिवर्स वो खुद गया, तो इसका मतलब है फोर्स उसके अंदर कौन सी पैदा होगी? माइनस। माइनस क्यों लगाएंगे? कि वो मेरी डायरेक्शन के, मेरी फोर्स के अपोजिट मूव करेगा। माइनस तब लगाया जाता है। समझ आ गई बात की? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म होगा तो कौन सा साइन आता है? इक्वल और के का। के मेरे पास कांस्टेंट है, इट्स अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं कौन सा नाम दे देता हूँ? इक्वेशन नंबर 1 का। अकॉर्डिंग टू न्यूटन चाचा, उसने कहा था एफ इज इक्वल टू एम ए। फोर्स किसके इक्वल होती है? एम ए के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, तो मैंने क्या निकालना था? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। माइनस, यहाँ पे एम को मल्टीप्लाई करवाया, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस के भी, माइनस को तो छोड़ें, के भी और एम भी मेरे पास क्या चीजें? कांस्टेंट है। क्या है? तो इनको मैं दोबारा इस तरह लिख सकता हूँ कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी?
माइनस एक्स के विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और माइनस का साइन क्यों आया? क्योंकि हमने उसको कहा भाई साहब हम तुम्हें यहाँ पकड़ के छोड़े, वहां पे तुम जा रहे हो अपनी मर्जी से, हमने तो तुम्हें यहाँ लाया था, तुम अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करके चल जाते हो एक्सट्रीम पे, हम मीन पोजीशन को एक्सट्रीम पे क्रॉस करके जाते हो, तो तब हम साइन कौन सा लगाएंगे? माइनस का। ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या है? प्रूफ। क्या प्रूफ है? ठीक हो गया। इसके साथ ही हमारे पास टॉपिक है रिलेशन, खोलना है उसका नाम टॉपिक का, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इन टर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, इसी के साथ ही छोटा सा टॉपिक है वो भी कवर कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इन टर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, हेडिंग दे दें फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, यही है ना, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इन टर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की टर्म में कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ठीक हो गया। हमें पता है जो मेरे पास वेलोसिटी है वो सिंपल v की इक्वल होती है, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो किसकी इक्वल होती है? ओमेगा के। और ओमेगा किसकी इक्वल हो जाता है? हम पढ़ के आ चुके थे 2 पाई एफ के। ओमेगा किसकी इक्वल है? 2 पाई एफ के। और एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है? इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को उलट क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा, ये ओमेगा की टांगे ना अंदर वाली साइड पे मोड़ लेनी है, ओमेगा डब्ल्यू बना के थोड़ा सा इसको अंदर वाली साइड पे मोड़ दे। 2 पाई अवर एफ की जगह मैं क्या डाल दूंगा? 1/t। तो 1 खत्म हो जाएगा, टी नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, मैंने टी निकालना है, टी सामने जाके मल्टीप्लाई, टी इज इक्वल टू 2 पाई अवर ओमेगा, 2 पाई अवर ओमेगा। अब आपने अभी डेरिवेशन में जो सॉल्व किया, आपने अभी कांस्टेंट निकाले थे, मैंने आपको क्या कहा? एफ इज इक्वल टू, ये रफ वर्क में बता रहा हूँ वैसे, एफ इज इक्वल टू एम है, हमने अभी पढ़ा था, और एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ए हम निकाल रहे थे, तो माइनस के बाय एम विच इज इक्वल टू एक्स। ये जो के बाय एम था ना बेसिकली आपके पास, ये जो आपके पास क्या था? के बाय एम, ये आपके पास थी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? ठीक है, कि जो आपका स्प्रिंग था ना, जब आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया, दोनों फॉर्म में, स्प्रिंग में अप्स एंड डाउन मोशन भी पैदा हुई थी, वो तो रोटेट कर ही रहा था, लेकिन अपने सर्कुलर पोजीशन पे वो मूव हो रहा था, सर्कल में भी मूव हो रहा था, सर्कुलर वेलोसिटी तो उसकी थी। दैट्स व्हाई हमने कौन सा फैक्टर इंस्टॉल किया था? ओमेगा का, कि बॉडी जो उसकी वेलोसिटी थी वो लीनियर नहीं थी, वो एंगुलर वेलोसिटी थी। तो ओमेगा की जगह मैं क्या डालूंगा? के ओवर एम का फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दूंगा, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, टी इज इक्वल 2 पाई, क्या आ जाएगा आपके पास? के ओवर, ये आपके पास क्या आ जाता है? के ओवर एम। बेसिकली ओमेगा आपके पास इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ के ओवर एम के। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई, जब ऊपर आएगा अंडर रूट के पर उलट के क्या हो जाएगा? एम ओवर के, ऐसे ही बन जाएगा। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम ओवर के। ये क्या आ गई? टाइम पीरियड आ गया इन टर्म ऑफ एस एच एम। एस एच एम की टर्म में हमने क्या लिख लिया? टाइम पीरियड। और इसी को उल्टाऊंगा तो क्या बन जाएगी? फ्रीक्वेंसी। तो एफ इज इक्वल टू, उल्टा दूंगा सारी वैल्यू को, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एम ओवर के को क्या लिख लूंगा? के बाय एम। ये मेरे पास क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इन टर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट्स एंड ऑफ स्टोरी। छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, दुआ में याद है।